हेलो फ्रेंड्स, सोशलाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। आज हम कुछ थ्योरीज़ करेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस में, और थ्योरीज़ ये वाली हैं। दीज थ्योरीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जो इन थ्योरीज़ के ऊपर होते हैं। जैसे पहले G.H. मीड की थ्योरी है जिसको थ्योरी ऑफ सोशल सेल्फ बोलते हैं, और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोशलाइजेशन के ऊपर कई सारी बातें और बोली हैं जिनमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं। फिर हमारी कूली की थ्योरी है कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। फिर आपकी सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी कवर करेंगे, बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, और उसके बाद हम जाएंगे वाइगॉट्स्की और एरिक्सन में, जिसमें से एरिक्सन की तो जो थ्योरी है उसके तो काफ़ी सारे स्टेजेस हैं जिसको हमने एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरीज फर्स्ट। तो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ और सोशल सेल्फ बाय जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो शॉर्ट में कभी कभी इसको G.H. मीड भी लिखा हुआ आ जाता है, और इन्होंने सेल्फ के ऊपर बात करी थी और सोशल सेल्फ के ऊपर बात करी थी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सन है, और इनकी सोशलाइजेशन की थ्योरी में से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्होंने पहली चीज़ तो ये बोली कि जब सेल्फ की डेवलपमेंट होती है या सोशल सेल्फ की डेवलपमेंट होती है तो उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस आपको यहाँ दिख रही है, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 और स्टेज नंबर 3। ये 3 स्टेजेस इन्होंने बताई थी कि धीरे धीरे जो बच्चा होता है वो हर एक स्टेज से बारी बारी क्रॉस करता है, और उस स्टेजेस को क्रॉस करते हुए वो सेल्फ की डेवलपमेंट करता है अपने आप की, और सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू अपनी सेल्फ की और सोशल सेल्फ की। सोशल सेल्फ का मतलब है कि सोसाइटी में वो किस तरीके से बिहेव करेगा, दूसरों के सामने उसकी जो सेल्फ होगी वो कैसी होगी इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ठीक है, तो सोशल सेल्फ होता है जो हमारी सोसाइटी के बीच में जो हमारी इमेज होती है, जो सेल्फ इमेज होती है, उसको सोशल सेल्फ बोलते हैं। तो पहली स्टेज होती है बच्चे की लैंग्वेज और इमिटेशन स्टेज, जहाँ पे वो दूसरे की लैंग्वेज को कॉपी करता है, इमिटेट करता है। जैसे सोशलाइजेशन प्रोसेस में बच्चे पेरेंट्स से अपने बोलना सीखते हैं और अपने आसपास के नेबर्स और लोगों के साथ बातचीत करते हैं, बोलना सीखते हैं। सो वो ये उसको समझ में आता है कि हम अपने लैंग्वेज के थ्रू अपने एटीट्यूड, ओपिनियन दूसरों को कन्वे कर सकते हैं, और लैंग्वेज का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है सोशलाइजेशन प्रोसेस में। और वो इमिटेट करके लैंग्वेज सीखता है क्योंकि वो वही सेम चीज़ें बोलता है जो वो सुनता है, और उसी से उसको पता चलता है कि हम लैंग्वेज का यूज़ करके कैसे अपनी ओपिनियंस को या अपने थॉट्स को, अपनी बातों को दूसरे को कन्वे कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को कन्वे कर सकते हैं। तो जो लैंग्वेज का रोल है यहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आने लगती है, और इमिटेशन से पहले वो सीखता है कॉपी करके। दूसरा स्टेज होता है प्ले। प्ले में क्या होता है कि रोल प्लेइंग करता है बच्चा, जैसे अपने मॉम एंड डैड की कॉपी करता है, मॉम की, डैड की कॉपी करता है। आपने देखा है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने डैड की तरह ब्रीफ केस पकड़ के ऑफिस जाने की एक्टिंग करते हैं, या जब वो घर घर खेलते हैं तो वो किचन में काम करने की, टॉयज़ के साथ किचन में काम करने की एक्टिंग करते हैं। तो कॉपी करना सीखते हैं, रोल प्लेइंग सीखते हैं। ओके, इमिटेशन तो यहाँ से सीख ही रहे हैं वो। यहाँ पे वो रोल प्ले को इंटरनलाइज करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि दूसरों के पर्सपेक्टिव क्या हैं। जब वो रोल प्ले करते हैं ना तो बच्चे को ये समझ में आता है कि दूसरों के क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। अगर मैं एज अ मदर वो प्ले कर रहे हैं तो एक मदर का क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो उसको सीखने की कोशिश करता है। क्योंकि इससे पहले जब वो छोटा होता है, अराउंड 2 ईयर्स की एज में, जब उसकी ये वाली स्टेज चल रही होती है लैंग्वेज और इमिटेशन की, तो उसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म बहुत होता है। ये वर्ड आपको पियाजे की थ्योरी में देखने को मिलेगा। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है वो सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव से सोचता है, वो किसी और के थ्रू नहीं सोच सकता है कि दूसरे पर्सन का क्या परसेप्शन हो सकता है। पर जब वो रोल प्लेइंग शुरू करते हैं तब एक्चुअली में उनको समझ में आता है कि जब वो दूसरे की रोल प्ले करता है तो उस टाइम उसका क्या पर्सपेक्टिव है। अगर वो मदर बना है तो मदर किस तरह सोचती होगी, या वो किस तरह देखती है चीज़ों को, या अगर फादर बना है तो फादर का रोल कैसे होता है, क्यों होता है। बहुत स्मॉल लेवल पे होता है बट ये चीज़ें उसको समझ में आने लगती हैं। ठीक है, थर्ड इज गेम्स। गेम्स में क्या होता है कि वो रूल्स ऑफ द एक्टिविटी समझता है। ठीक है,
प्ले में तो कोई रूल रेगुलेशन इस तरह होती नहीं है, प्ले में तो बच्चे जनरली घर घर खेल रहे हैं या कुछ अपना टॉय से खेल रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, पर एक्चुअली में जो ग्रुप एक्टिविटी होती है वो गेम्स में होती है, और यहाँ पे वो समझने लगते हैं कि हमें रूल्स कैसे फॉलो करने हैं। अब रूल्स से इनको क्या फ़ायदा होता है, जैसे मैंने आपको सोशलाइजेशन में बताया था कि धीरे धीरे सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करना, कस्टम फॉलो करना, ये सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। लेकिन शुरुआत कब होती है, जब वो एक्चुअली में स्कूल जाता है, जहाँ पे फॉर्मल स्कूलिंग होती है, ठीक है, ग्रुप में रहता है, तो ग्रुप में क्या रूल्स होते हैं, अगर गेम खेल रहा है तो गेम्स में कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो सेल्फ इज़ डेवलप बाय अंडरस्टैंडिंग दैट देयर आर रूल्स इन विच वन मस्ट अबाइड बाय। हमें रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है टू विन द गेम और टू बिकम सक्सेसफुल। तो कोई भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए या कोई गेम को विन करने के लिए रूल को फॉलो करना ज़रूरी है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सपेक्टिव है जो बच्चे के अंदर थर्ड स्टेज में आता है, जो गेम्स की स्टेज है। और एक्चुअली में ये वो स्टेज है जब बच्चे फॉर्मल स्कूलिंग जाना शुरू करते हैं। ओके, सो 3 स्टेजेस कौन सी हो गई, लैंग्वेज, प्ले और गेम्स, और इसको आप इमिटेशन भी कह सकते हो। तो ये तीनों स्टेजेस GH मीड ने दी थी कि जब उन्होंने बताया था कि कैसे सेल्फ और सोशल सेल्फ की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट आता है आई एंड माई सेल्फ थ्योरी। इसमें आपको आई और मी पे बेसिकली फोकस करना है। कभी कभी ये आपको आई एंड मी थ्योरी के नाम से भी आ सकता है, आई एंड मी थ्योरी। इसका नाम आई एंड माई सेल्फ है, पर बेसिकली यहाँ पे आई एंड मी के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि आई कौन होता है और मी कौन होता है। तो ये भी थ्योरी GH मीड की ही है। दिस थ्योरी इज ऑल्सो गिवन बाय GH मीड। और यहाँ पे मीड कह रहे हैं दैट चाइल्ड स्लोली स्टार्ट्स रियलाइजिंग व्हाट द इफेक्ट ऑफ हिज बिहेवियर ऑन अदर्स। तो पहली चीज़ के बच्चे के बिहेवियर का इफेक्ट दूसरों पे क्या पड़ेगा, अगर वो इस तरह बिहेव करेगा तो दूसरे के ऊपर उसका क्या असर होगा, अगर वो किसी और तरीके से बिहेव करेगा तो उसका असर क्या होगा। यहाँ पे जब बच्चों को ये समझ में आने लगता है कि उसके बिहेवियर का इफेक्ट दूसरे के ऊपर कैसा पड़ेगा, अ फीलिंग ऑफ आई स्टार्ट्स डेवलपिंग, द फीलिंग ऑफ मी डेवलप्स एंड thus दिस हेल्प्स ऑल द मोर इन द प्रोसेस ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे एक तो फीलिंग ऑफ आई डेवलप होती है, एक फीलिंग ऑफ मी डेवलप होती है। ओके, तो मी क्या है, मी को आप एक मान के चलो कि एक ऐसा चीज़ है जिसको चाइल्ड कंट्रोल कर सकता है, और आई इज़ अ सब्जेक्ट। अब हम इसको एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट समझेंगे कि जैसे जैसे बच्चे के अंदर ये समझ आती है कि उसके बिहेवियर की वजह से दूसरों पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ आई और एक फीलिंग ऑफ मी डेवलप होती है, या दूसरों की वजह से उसके बिहेवियर में भी कोई चेंज आ सकता है। ये दोनों चीज़ें वाइसा वर्सा हैं। द मी पार्ट अकॉर्डिंग टू हिम वॉज लर्न बिहेवियर। ये वाला जो मी पार्ट है दिस इज लर्न एज अ सोशल सेल्फ। ये क्या है, ये सोशल सेल्फ है, यानी दूसरों के सामने सोशल सेल्फ है जो दूसरों के सामने दिखता है। डेवलप बाय ऑब्जॉर्बिंग एटीट्यूड्स ऑफ द जनरलाइज्ड अदर। अब सोशल सेल्फ का मतलब है दूसरों के सामने, जनरलाइज्ड अदर हो गया कुछ लोग हो गए या कुछ ऐसे पीपल जिनके सामने उसका सोशल सेल्फ है, उसको ये कहते हैं मी इज समथिंग विच अदर पीपल कैन सी। तो जो दूसरे लोग देख पा रहे हैं हमको, हमें लोग किस तरीके से देखते हैं, हमें लोग कैसे पहचानते हैं, उसको मी बोलते हैं, ठीक है। द आई पार्ट वॉज द रिस्पॉन्स टू द मी एंड डेवलप अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल इम्पल्सिस। आई क्या है, इसके रिस्पॉन्स में आई कैसे बिहेव करता है, क्योंकि दूसरे लोग सोचते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मुझे अपने आप को वीक नहीं बनने देना है, मुझे चीज़ों को हैंडल करना सीखना है, मुझे अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है। कहने का मतलब है आई इज़ द रिस्पॉन्स टू मी, मतलब जैसा लोग मेरे बारे में सोचते हैं उसका रिस्पॉन्स है कि मुझे वैसे बनना है। अंडरस्टूड। तो अगर लोग सोचते हैं कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, लोगों के सामने मेरी सोशल इमेज बनी हुई है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, क्यों,
क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव है। दैट मीन्स इसका आई क्या बना कि इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को एज अ सेंसिटिव पर्सनैलिटी बना के, मैं मेरी खुद की जो सेल्फ है कि मैं अपने आप को एज अ सेंसिटिव पर्सन मान के चलूँ। तो यहाँ पे आई एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आई इज़ द सेल्फ एज ए सब्जेक्ट एंड मी इज़ द ऑब्जेक्ट। मी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई गेट हर्ट बिकॉज मी इज़ वेरी सेंसिटिव। मैं हर्ट होता हूँ बहुत जल्दी क्योंकि मेरा मी बहुत सेंसिटिव है। इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे सपोज मी को सोशल सेल्फ बोला गया है, ठीक है। तो मी बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है क्योंकि जनरलाइज्ड अदर, यानी कि जनरलाइज्ड अदर लोग ऐसा मानते हैं कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ, ठीक है। ये मैंने कैसे सीखा है, लोगों से सीखा है। दिस इज लर्नड बाय सोशल इंटरेक्शन। लोगों से इंटरेक्ट करके जनरलाइज्ड अदर से सीखा है कि मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ, तो मेरा जो मी है वो बहुत सेंसिटिव है, तो दैट मीन्स माई मी इज सेंसिटिव। तो इसका रिस्पॉन्स मेरा आई कैसा है, दैट आई गेट हर्ट ईजिली। आई गेट हर्ट ईजिली। तो मी, बिकॉज मी इज वेरी सेंसिटिव, मी एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए आई गेट हर्ट ईजिली। मतलब लोगों के सामने मेरी एक इमेज है, जो वो मेरे बारे में सोचते हैं, उससे मेरा मी डेवलप हुआ, और वो मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत स्टूडियस पर्सन है, या वो बहुत सेंसिटिव पर्सन है, या बहुत टैलेंटेड पर्सन है। तो मुझे उसको ही मेंटेन रखने के लिए अपने आप को किन चीज़ों में मेंटेन करके चलना है, अपने आप के अंदर किन चीज़ों को मुझे रखना है ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपना आई लेके चलूँ। तो दैट इज़ मी एंड आई। तो ये थ्योरी आपकी यहाँ पे ये समझाने के लिए कह रही है कि जब बच्चे को ये समझ में आता है कि दूसरों, मेरे बिहेवियर से दूसरों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, फिर वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं दैट इज़ मी, और उस मी के रिस्पॉन्स में मुझे अपने आप को किस तरीके से बना के रखना है। तो एक तरीके से यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दूसरों का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा मैटर करने लगता है अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में, और सोशलाइजेशन से ही पर्सन अपनी खुद की सेल्फ इमेज बनाता है। दिस इज़ व्हाट आई एंड माई सेल्फ थ्योरी इज सेइंग, विच इज़ गिवन बाय G.H. मीड। तो बेसिकली आप ये ध्यान रखना, आई एक सब्जेक्ट की तरह लिया गया है और मी को एक ऑब्जेक्ट की तरह लिया गया है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट मतलब जिसको टारगेट किया जाता है, और सब्जेक्ट मतलब उस रिस्पॉन्स में सब्जेक्ट कैसे बिहेव करता है, दैट इज आई एंड मी। फिर नेक्स्ट आती है चार्ल्स हॉर्टन कूली की लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। ये इन्होंने ग्लास सेल्फ या रिफ्लेक्टेड सेल्फ इसलिए बोला है कि कोई पर्सन है वो अपने आप को शीशे में किस तरीके से देख रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं अगेन दूसरों की वजह से ही अपना सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, सोशल सेल्फ, ठीक है। और सोशल सेल्फ कैसे डेवलप होता है, आउट ऑफ इमेजिनेशन ऑन हाउ वन अपीयर्स टू द अदर पर्सन। तो मैं दूसरों को, दिस इज सोशल सेल्फ, ये वही बात कर रहे हैं जो अभी आई और मी की बात G.H. मीड ने करी थी कि सोशल सेल्फ मेरा जो है, मैं दूसरों को कैसा नज़र आता हूँ, दैट इज़ वॉट इज़ लुकिंग ग्लास, कि मैं ग्लास में कैसा दिख रहा हूँ, मैं दूसरों को कैसा नज़र आ रहा हूँ। द काइंड ऑफ फीलिंग अबाउट वन सेल्फ कैन बी रेफर टू एज लुकिंग ग्लास सेल्फ और रिफ्लेक्टेड सेल्फ, यानी कि शीशे में मैं दिख रहा हूँ तो मैं दूसरों को कैसा नज़र आ रहा हूँ, दैट इज़ वॉट इज़ माई सोशल सेल्फ, ठीक है। मैं खुद अपने बारे में जो सोचता हूँ वो तो पर्सनल सेल्फ होता है। आप अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, कई बार ऐसा होता है कि लोग आपके बारे में वैसा नहीं सोचते, आप सोचते हो कि मैं तो बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ, पर लोग आपके बारे में कुछ और ही सोचते हैं, तो कहते हैं कि बहुत जल्दी हार मान जाता है, ये तो बहुत डरपोक है, लेकिन आप नहीं सोचते ऐसा। बट हमारे को मैटर क्या ज़्यादा करता है कि हमारी क्या इमेज बनी हुई है सोसाइटी में, दूसरे हमारे बारे में जो सोचते हैं उससे हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम होते हैं रेदर देन कि दूसरे हमसे कितने हो रहे हैं, करेक्ट। तो दूसरों के सामने मेरी क्या इमेज बनी हुई है, उसी को ये रिफ्लेक्टेड सेल्फ इमेज या लुकिंग ग्लास सेल्फ इमेज कह रहे हैं, जिसको हम सोशल सेल्फ भी बोलते हैं। एज अ रिजल्ट वी फॉर्म ओपिनियन अबाउट आवर सेल्फ थ्रू द अदर्स पर्सनस परसेप्शन एंड मे गेट पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्टेड बाय इट।
तो वो बात कह रहे हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है हमारे ऊपर। अगर लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, जैसे हम लोगों को सबको अपनी तारीफ़ सुनना क्यों अच्छा लगता है, हमें अप्रिसिएशन क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो अगर हमारे सोशल सेल्फ को अप्रिशिएट किया जाएगा तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस, पर्सनल सेल्फ का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। और अगर सोशल सेल्फ को उल्टा बुरा भला कहा जाएगा या हमारी नेगेटिव इमेज होगी तो उससे हमारी अपनी पर्सनल कॉन्फिडेंस भी, सेल्फ एस्टीम भी कम होगा। तो सोशल सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग आवर पर्सनल सेल्फ। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो हमारे बारे में दूसरे सोचते हैं वो चीज़ को हम रिफ्लेक्टेड सेल्फ बोलते हैं, उसी से हमारा पर्सनल सेल्फ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट जो थ्योरी है उसका नाम है फ्रॉइड साइको एनालिटिक थ्योरी। ये थ्योरी जो है वो सिगमंड फ्रॉइड की दी गई है, जिनको हम फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी बोलते हैं। फादर ऑफ साइको एनालिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइको एनालिसिस की जो टेक्निक है वो इन्होंने ही उसकी शुरुआत करी थी और काफ़ी सालों तक साइको एनालिसिस के थ्रू इन्होंने लोगों की बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स का, मेंटल इश्यूज़ का इलाज किया था। और ये बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। जो लोग साइकोलॉजी बैकग्राउंड से उन्हें पता होगा, सिगमंड फ्रॉइड जो है इन्होंने बिल्कुल एक नई डायरेक्शन दे दी थी साइकोलॉजी की। जो थ्योरीज़ होती हैं या जो तरीका होता है लोगों के बिहेवियर को स्टडी करने का, तो इनका फोकस ज़्यादातर ये रहता था कि कैसे हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। और साइको एनालिसिस टेक्निक के थ्रू ये अनकॉन्शियस माइंड को ही के अंदर घुसने की या उस माइंड के अंदर क्या चल रहा है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते थे लोगों की, जिससे वो उनकी अंदर की दबे हुई परेशानियों को ठीक कर पाते थे और पता चलता था कि उनको किस वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हैं। तो इन्होंने एक अपना अलग ही तरीका दिया था कि हम जैसे बिहेव करते हैं उसके पीछे हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, इनका एक आइसबर्ग करके एक थ्योरी पढ़ाते हैं जिसमें कहते हैं कि ये बोलते हैं कि हमारा माइंड जो है वो सारा अनकॉन्शियस ज़्यादा है, इतना सारा एरिया तो अनकॉन्शियस है, सिर्फ इतना सा जो हमें ऊपर कॉन्शियसली जो चीज़ें हमें पता होती हैं। तो हमारी जो सारी जो बिहेवियर का जो रीज़न है वो ये नीचे का हिस्सा है, आइसबर्ग। आइसबर्ग होते हैं जैसे पानी में बर्फ़ तैर रही होती है, तो उस पानी के नीचे जो आइसबर्ग का नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स या हमारे बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस होता है। उसी अनकॉन्शियस माइंड के ये 3 पार्ट हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, जिसकी वजह से हम अपना बिहेवियर शो करते हैं। तो सोशलाइजेशन का कहीं ना कहीं रीज़न, जो सोशलाइजेशन के थ्रू जो हम सीखते हैं, जो हम बिहेव करते हैं, उसका कहीं ना कहीं रीज़न इड, ईगो और सुपर ईगो है। तो इन्होंने ये बोला कि इड और सुपर ईगो तो ज़्यादातर जो है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, और जो ईगो है वो हमारा प्रैक्टिकल माइंड है, हमारा कॉन्शियस माइंड है जो एक्चुअली में रियलिटी में रहता है। इड कौन होता है? इड एक ऐसा छोटा बच्चा है, हमारा मन है जैसे जो छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट करता है, हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए होता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर ये काम करता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब कि हमें जो चीज़ पसंद है वो हमें उसी टाइम चाहिए, हमें जो लालच आ रहा है वो हमें उसी टाइम चाहिए, हमें जो मन कर रहा है हमें तभी करना है, ठीक है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर इड काम करता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, लेकिन मन ही मन में हमें लगता है कि हमें जो चीज़ चाहिए वो अभी हमें चाहिए, ठीक है। ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल का मतलब ईड को हमेशा प्लेजर चाहिए, इसको खुशी चाहिए, उसके लिए कुछ भी करेगा और वो जिद करता रहता है कि मुझे अपनी खुशी पूरी करनी है, एक छोटे बच्चे की तरह, ठीक है। तो ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। जैसे मन ही मन में हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं करना, लेकिन हम कई बार क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसके पीछे ईगो और सुपर ईगो आ जाता है। लेकिन एक हमारा मन, जिसको हम कहते हैं कि एक बच्चे की तरह बिहेव करता है, कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें मन करता है करने के लिए, और कई बार वो हमें ओवर पावर भी कर देता है, हम ऐसी चीज़ें कर डालते हैं जिसके लिए हम बाद में हमें लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए था। तो इट जो है, इट इज़ लाइक अ चाइल्ड विच वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल विच सीक्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। क्या सीख करता है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के उसी टाइम उसकी जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इज द ईगो पार्ट। अब ईगो पार्ट को मैं बाद में समझाऊंगी, क्योंकि इड का ना टोटली ऑपोजिट होता है सुपर ईगो, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। ये मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है इड, जैसे कि उसको जो चाहिए जिससे उसको प्लेजर मिलता है वो करेगा।
सुपर ईगो मोरालिटी के ऊपर काम करता है। मोरालिटी प्रिंसिपल मतलब मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, इतना ज़्यादा सोच समझ के हर कदम लेना, कुछ भी करने से पहले बहुत सोचना। अब हमारे मन के अंदर अनकॉन्शियस माइंड में सुपर ईगो भी है, इड भी है। ओके, तो क्या होता है, कभी कभी हमारा जो मन का जो इड है वो बोलता है कि हम बीमार हैं, फिर भी हमारा मन कर रहा है कि हमें आइसक्रीम खानी है, पर हमारा सुपर ईगो हमें रोक देता है ये बोल के कि नहीं, आइसक्रीम खाने से और ज़्यादा बीमार हो जाओगे। ये तो मैंने आपको बहुत ही छोटा एग्जांपल दिया है। बड़े बड़े चीज़ों पे, बड़े बड़े लेवल्स पे जब हम कोई ऐसा काम करने का हमारा मन करता है जो कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं है या सोसाइटी में वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन आपका एक तरफ मन कह रहा है, इड है आपके मन में जो कह रहे हैं कि नहीं, आपको अपना देखना है, तुम अपना करो, सोसाइटी जाए बाहर में, ठीक है। पर सुपर ईगो, आप फिर भी वो काम क्यों नहीं करते हो? क्योंकि सुपर ईगो है आपके मन में, इड के साथ ही बैठा हुआ है, और वहाँ पे वो आपको ओवर पावर करके कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, ये चीज़ सोसाइटी वालों को लगेगा, पता चलेगा, अगर बाहर किसी को कोई देखेगा या जिस कल्चर में आप रह रहे हो उस कल्चर में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उनके नॉर्म्स के अगेंस्ट जा रहे हो। वो सारा जो आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको अपने कामों को करने से, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को करने से रोक रहा है, कंट्रोल करने के लिए बोल रहा है, वो सुपर ईगो है। तो अगर इड बच्चा है, चाइल्ड है, तो सुपर ईगो एक पेरेंट हो गया, ठीक है। सुपर ईगो एक पेरेंट हो गया जो मना कर रहा है कि ऐसे मत करो, गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली इड और सुपर ईगो की आपस में लड़ाई चलती रहती है, जैसे हमारे मन में एक हमारा पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव होता है, आपस में जिनकी लड़ाई चलती रहती है। अब हम करते क्या है फिर एक्चुअली में, हम किसकी बात मानते हैं या उसको अचीव करने में हमें कौन हेल्प करता है? फिर आता है तीसरा आपका ईगो। अब ईगो क्या है? ईगो देखता है कि इन दोनों की तो लड़ाई होती रहती है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि एक्चुअली में हमें करना क्या है, ठीक है। तो ईगो आपका रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे ये तो आपका हो गया प्लेजर पे, ये हो गया मोरालिटी पे, ये रियलिटी में एक्चुअली में काम करता है। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है, डिज़ायर्स को रेगुलेट करता है और हमें नॉर्म्स फॉलो करने में हेल्प करता है। तो ईगो कहता है कि ठीक है, तुमको अगर आइसक्रीम खानी है तो लेकिन अभी रुक जाओ, 2-4 दिन बाद खा लेना जब ठीक हो जाओगे, लेकिन मना तो नहीं कर रहे ना। तो बैलेंस आउट कर रहा है, समझा भी रहा है और रोक भी रहा है, लेकिन मना नहीं कर रहा। प्रैक्टिकल प्रिंसिपल, ठीक है। सिमिलरली ईगो हमारे नॉर्म्स को सोसाइटी के फॉलो करने में, तभी तो हम बैलेंस कर पाते हैं। हम कुछ चीज़ें अपनी मर्जी की कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हम रोक लेते हैं अपने आप को। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस से जो भी हम सीखते हैं उसको कैसे हमें कंट्रोल करना है, कैसे रेगुलेट करना है और अपने इड और सुपर ईगो में बैलेंस बना के चलना है, वो वाला काम ईगो करता है। तो सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ये तीनों एलिमेंट्स हैं हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के, जो हमें हेल्प करते हैं सोशलाइजेशन करने में और किस तरह हमें बिहेव करना है जब हम एक सोसाइटी, एक कल्चर में रहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। अब नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी आती है बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, और बाद में जाके इसको सोशल कॉग्निटिव लर्निंग भी कहने लगे थे। सोशल कॉग्निटिव लर्निंग आपको कहीं कहीं पे ये सोशल कॉग्निटिव लर्निंग के नाम से भी मिलेगी। बाद में क्या ऐड ऑन हुआ था? एक्चुअली पहले इन्होंने बोला था कि जो बेंड्यूरा है, एल्बर्ट बेंड्यूरा, अगर आपने सुना हो इनका नाम, और इनका एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट है बहुत ही फेमस। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने प्रूव करा था कि जो बच्चे हैं वो सोशलाइजेशन कॉपी करके सीखते हैं, दूसरों के बिहेवियर को कॉपी करके सीखते हैं, इमिटेशन से सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब उसे सेम वैसे बिहेव करना जैसे वो देख रहे हैं। तो पहले तो सिर्फ इतना था, फिर धीरे धीरे बाद में उन्होंने कुछ कॉग्निटिव फैक्टर्स भी जोड़ दिए। कॉग्निटिव फैक्टर्स का मतलब है जैसे अटेंशन, मोटिवेशन, एटीट्यूड, इमोशन, ये सारी चीज़ें भी तो बीच में आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा सारी चीज़ें कॉपी करेगा, कुछ चीज़ें होती हैं जो उसकी पसंद की होती हैं, कुछ चीज़ों को वो ज़्यादा अटेंशन देता है, कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जिसके साथ बच्चे की इमोशंस जुड़ी हुई होती हैं या वो ज़्यादा मोटिवेटेड होता है करने के लिए। तो बाद में क्या हुआ कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी इसमें कुछ कॉग्निटिव फैक्टर्स जोड़ दिए गए और ये बोला गया कि सीधा सीधा कॉपी नहीं करता है देख के, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, कॉग्निशन भी इन्वॉल्व होते हैं जिससे वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या बिहेवियर कॉपी करना है और क्या नहीं करना है।
एंड इसीलिए बाद में इस थ्योरी का नाम हो गया था सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, के मतलब सोशल कॉग्निटिव लर्निंग हो रही है और सोसाइटी में रह के दूसरों को ऑब्जर्व करके कॉपी करके हो रही है, लेकिन उसमें कुछ उसके कॉग्निटिव एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं जिससे वो ये डिसाइड कर पाए कि उसको क्या चीज़ इमिटेट करनी है और क्या नहीं करनी है। सो पीपल ऑब्जर्व बिहेवियर, लोग ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर डायरेक्टली थ्रू सोशल इंट्रैक्शन। जब हम सोसाइटी में, सोसाइटी का मतलब है लोगों के बीच में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, हम उनके बिहेवियर को कॉपी करते हैं। कई बार हम अनकॉन्शियसली कॉपी करते हैं जो हमें पता भी नहीं होता। हमारे बोलने का तरीका या हमारे बिहेव करने का तरीका अलग अलग लोगों के साथ बदल जाता है। हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग होता है, हम फॉर्मल सेटिंग में होते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग होता है। तो हम अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू द पीपल और अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर हम मीडिया से कुछ चीज़ें सीखते हैं जिससे हमारी ओपिनियंस और एटीट्यूड वगैरह चेंज होता है। तो एक्शन दैट आर रिवॉर्डेड आर मोर लाइकली टू बी इमिटेटेड वाइल दोज दैट आर पनिश्ड आर अवॉइडेड। तो इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि लास्ट में वो एक्शन जिसको हम इमिटेट करने की सोच रहे हैं उसका अगर हमें लगता है कि इस एक्शन से हमें रिवॉर्ड मिलेगा या हमें अप्रिसिएशन मिलेगी तो ही वो एक्शन रिपीट किया जाता है। अगर हम देखते हैं कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है, तो हम वो एक्शन रिपीट नहीं करते हैं। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें बाद में बताया गया था कि सीधा ही कॉपी नहीं करते हैं बच्चे, ये ज़रूर देखते हैं कि उस एक्शन से लास्ट में उनको बच्चों को कुछ रिवॉर्ड मिला या उनको पनिशमेंट मिली, देन ओनली दे डिसाइड कि वेदर इट इज़ राइट टू कॉपी द एक्शन और नॉट। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने कुछ ऐसे टेक्निक्स बताई जिससे जो है कैसे हम कॉपी करते हैं बिहेवियर्स को। तो पहला था कि हम अटेंशन किसको देते हैं, फर्स्ट फैक्टर था कि अटेंशन किसको देते हैं, हम फोकस किस पे करते हैं, कौन से स्टिमुलाई पे फोकस करते हैं जिस चीज़ को हम अटेंशन देते हैं। फिर उसके बाद उसको रिटेंशन मतलब उसको याद रखना है, मेमोराइज करना है। कैसे याद रखना है, जब हम उसकी रिहर्सल करेंगे, उसकी एनकोडिंग करेंगे अपने माइंड में और उस चीज़ को रिपीट करेंगे, रिहर्सल करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मोटर रिप्रोडक्शन का मतलब है जब एक्चुअली में हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है, परफॉर्म करेंगे मोटर रिप्रोडक्शन। और फीडबैक उसका जो भी हमें लगेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम उस एक्शन को करने के लिए मोटिवेट तब होंगे जब हमें उससे रिवॉर्ड मिलेगा या रीइंफोर्समेंट मिलेगी, मतलब कुछ अच्छा मिल रहा है हमें, कुछ पॉजिटिव। और अगर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी, अगर उल्टा होता है पनिशमेंट मिलती है, तो फिर वो मोटिवेशन नहीं रहेगी और वो एक्शन दोबारा से नहीं होगा। तो बिहेवियर लर्न करने में, सोशलाइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस जो फॉलो होती है कि पहले हमने किस चीज़ को अटेंशन दी, फिर उसको रिटेन करने की कोशिश करी, उसको परफॉर्म करने की कोशिश करी, और लास्ट में हम कितना मोटिवेटेड हुए उसको दोबारा करने के लिए। ये थी एल्बर्ट बंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, या इसको सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है वाइगॉट्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। वाइगॉट्स्की की थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। लैंग्वेज को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और इन्होंने बोला है कि हम अपने कल्चर से, हम अपने सोशल फैक्टर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। हमारे लिए जब बच्चा बड़ा होता है तो हमारे लिए सोशलाइजेशन सीखना, इसमें सोशल इंटरेक्शन का सबसे बड़ा रोल है। इंटरेक्शन का मतलब लैंग्वेज आ गई, जब हम दूसरों से बच्चा जब छोटा होता है तो धीरे धीरे वो बोलना सीखता है, उससे वो इंटरेक्ट करना सीखता है, उसी से उसको सोशलाइजेशन आती है अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की। और यही चीज़ फिर इन्होंने बोला कि इसीलिए स्पीच बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोलना। इन्होंने 3 तरह की स्पीच बताई थी। एक इन्होंने बोली थी प्राइवेट स्पीच होती है, एक होती है सोशल स्पीच, और इन्होंने कहा था इनर स्पीच होती है। ठीक है, तो स्पीच के इन्होंने 2-3 टाइप्स दिए थे, वो हम जब वाइगॉट्स्की को डिटेल में करेंगे तो मैं आपको टाइप्स और ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगी और उसका क्या रीज़न है अलग अलग टाइप्स को देने का। तो इन्होंने बेसिकली स्पीच के बारे में बताया था जो आपके एग्ज़ाम में भी आता है, जो हम डिटेल में करेंगे और बच्चों को रीजनिंग करने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन यानी लैंग्वेज और इंटरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, जिससे लोग अपने आसपास की चीज़ों का मतलब
समझते हैं, बच्चे जो है अपने वर्ल्ड का मीनिंग बनाते हैं। उसके आसपास जो बच्चे होते हैं, आपने देखा है बहुत चीज़ें पूछते हैं, वो शुरू शुरू में सीखना शुरू करते हैं जब तो वाई क्वेश्चन बहुत करते हैं, ऐसा क्यों है, इसका क्या मतलब है, व्हाट, वाई, हाउ। तो वो क्या कर रहे हैं, वो मीनिंग मेकिंग कर रहे हैं, मतलब अपने आसपास के वर्ल्ड का मीनिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो किससे समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं जो उसके केयर टेकर हैं या उसके जो टीचर्स हैं, जो उस बच्चे के आसपास लोग हैं, वो उसे बता रहे हैं। अगर बच्चा अकेला होगा, आइसोलेटेड होगा, तो वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग आइसोलेशन में बच्चा कुछ नहीं सीख सकता, वो सोशलाइजेशन कर ही नहीं सकता है। इसलिए उसको हमेशा अपने आसपास के लोगों के बीच में होना ज़रूरी है और सोशल इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सोशली मीडिएटेड प्रोसेस। सोशली मीडिएटेड मतलब उसके जो कॉग्निशन की डेवलपमेंट हो रही है, जिससे वो आगे जाके लॉजिक बनाना सीखता है, तर्क बनाना सीखता है, और उसके ब्रेन की, उसकी लैंग्वेज की जो भी डेवलपमेंट हो रही है, वो सोशली मीडिएटेड प्रोसेस है, मतलब सोशली लोगों के बीच में रहने से आता है। प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन एक्वायर कल्चरल वैल्यू, जिससे बच्चे कल्चरल वैल्यूज एक्वायर करते हैं, बिलीव्स एक्वायर करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज सीखते हैं। और ये सारी चीज़ें किससे बात करके आती हैं, जैसे मैंने बोला कि उसके जो केयर टेकर्स होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो उनसे मोर नॉलेजेबल होते हैं, उनसे ज़्यादा नॉलेज होती है। जैसे बड़ा भाई भी तो हो सकता है, जो खुद ही एक बच्चा है, सपोज कोई 2 साल का बच्चा है जो अपने 4 साल के भाई या बहन से बात कर रहा है, वो उसके लिए तो मोर नॉलेजेबल हो गया ना, उस छोटे बच्चे से तो ज़्यादा नॉलेज है उसको। तो मोर नॉलेजेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, किससे कोलैबोरेट या किससे बात करते हैं, ये उनसे बात करते हैं जो इनसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। तो वाइगॉट्स्की उनको बोलते हैं MKO। MKO का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर्स। दैट मीन्स ऐसे लोग जिसको उस बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है। अब अगर बड़े बच्चे की बात करें तो जो स्कूल में जाता है वो अपने टीचर्स से पूछते हैं, क्योंकि टीचर्स को उससे ज़्यादा नॉलेज है, या वो अपने से बड़े क्लास के सीनियर बच्चे से बात कर रहा है, उससे कुछ सीख रहा है, तो जिससे वो बात कर रहा है वो उससे मोर नॉलेजेबल होना चाहिए। तो MKO मीन्स उससे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, मोर नॉलेजेबल अदर। तो इंट्रैक्शन किससे कर रहा है, वो मोर नॉलेजेबल अदर से कर रहा है, जिससे कि उसकी सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है, जहाँ से वो कल्चरल वैल्यूज़, बिलीव्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग और बहुत सारी चीज़ें और सीखता है जो सोशलाइजेशन में आती हैं। ठीक है, ये आपको एक पिक्चर है जो जब हम वाइगॉट्स्की का पढ़ेंगे डिटेल में तब ये दोबारा समझेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में बताने के लिए कि एक इन्होंने ZPD जोन भी बताया था वाइगॉट्स्की ने, जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है कि ये बच्चा है जो उसको ऑलरेडी कुछ करना आता है, और ये जो जगह है ये उसकी कैपेबिलिटी है कि वो कितना और कर सकता है। तो जब इस बच्चे को गाइडेंस मिलती है तो वो इस लेवल से इस लेवल पे पहुंच जाता है। कहने का मतलब है, सपोज एक बच्चा है जो अभी जस्ट चलना सीखा है, तो उसको चलना तो आ रहा है लेकिन वो दौड़ना नहीं सीख पा रहा है, तो वॉकिंग से लेके रनिंग जो उसके बियॉन्ड रीच है, जो अभी उसने सीखा नहीं है, वॉकिंग से लेके रनिंग तक पहुंचने के लिए उसको किसी की हेल्प चाहिए। इस एरिया को, जितना एरिया उसने कवर करना है इस लेवल से इस लेवल पे पहुंचने के लिए, दिस एरिया इज नोन एज ZPD। ZPD मतलब वो उतना जो गैप है जहां वो पहुंचना चाहता है, ये है जो ऑलरेडी बच्चे को आता है, और ये गैप है जिसको वो कवर कर लेगा तो वो और ज़्यादा कर सकता है, अपनी पोटेंशियल जो है वो पूरे तरीके से वो रीच कर सकता है। तो एक तो मोर नॉलेजेबल अदर्स यानी कि MKO, उनकी हेल्प से कर सकता है, या फिर आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी और डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके कर सकता है। तो कोई भी ऐसा काम जो बच्चे को ऑलरेडी आता है, वो ये वाला एरिया कवर कर रहा है, दिस इज़ व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन, जो बच्चा अपने आप कर सकता है। और ये वाला जो काम है, ये बच्चे को यहाँ पे पहुँचने के लिए किसी की हेल्प चाहिए होगी, चाहे वो MK हो, टेक्नोलॉजी हो। तो इसके और इसके बीच में जो गैप है, दिस गैप इज़ नोन एज ZPD, और यही गैप कवर करना होता है। और ये हर बार होता है, सिर्फ एक बार नहीं है, हर कुछ टाइम बाद बच्चे जब कोई नया सीखते हैं, जब वो किसी की हेल्प से या किसी की गाइडेंस से कुछ नया सीखते हैं, और ये हम लाइफ टाइम करते ही हैं। हम जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं, हमें भी आगे किसी और जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, उसकी हेल्प चाहिए होती है। तो हर बार हमें कोई ना कोई ZPD कवर करना होता है जिससे हम और आगे बढ़ते हैं,
और ज़्यादा सीख पाते हैं। तो दिस इज़ हाउ, यहाँ पे तो ये बच्चे की बात कर रहे हैं कि बच्चे को एक सपोर्ट जैसे ही मिलती है वो अपने इस जोन से इस जोन में आ जाता है, ठीक है। और जो सपोर्ट मिलती है उसको इन्होंने नाम दिया था स्कैफोल्डिंग। ये स्कैफोल्डिंग का मतलब है या तो गाइडेंस हो सकती है या सपोर्ट हो सकती है, सपोर्ट हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चे को हेल्प कर रही है ZPD क्रॉस करके इस जोन से इस जोन में पहुंचने में। टीचर्स हेल्प कर सकती हैं सॉरी, पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं, कोई बड़ा भाई या कोई सीनियर हेल्प कर सकता है, जिसकी भी हेल्प से जो मोर नॉलेजेबल है वो बच्चा इस जोन से इस जोन में पहुंच पा रहा है, उस हेल्प को, दैट हेल्प और गाइडेंस और सपोर्ट को स्कैफोल्डिंग नाम दिया है वाइगोट्स्की ने। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ZPD, स्कैफोल्डिंग, MKO, ये सारे कीवर्ड्स हम तब भी एक बार रिवाइज करेंगे जब हम वाइगोट्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे, और ये सोशलाइजेशन प्रोसेस में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। अब आते हैं एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी, और ये तो आपकी स्टेजेस हैं, इसमें कुछ जो आपको याद करनी है और एग्ज़ाम में भी आपके ये स्टेजेस आती हैं। कुछ 8 स्टेजेस हैं जो एरिक्सन ने दी है, और इन्होंने बोला है कि हर बच्चा जो है ये इन 8 स्टेजेस को क्रॉस करता है। इन्होंने फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस वाली थ्योरी को थोड़ा सा फोकस करते हुए और उसको थोड़ा सा उसके बियॉन्ड ले जाते हुए, कहने का मतलब ये है कि फ्रॉइड ने जो थ्योरी दी थी एक साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, उसमें उन्होंने बताया था कि हम अलग अलग सेक्सुअल स्टेजेस को पास करते हैं, तो वो अभी हम यहाँ पे नहीं लेकिन कवर करेंगे। उसमें क्या था कि इन्होंने सेक्सुअल डिज़ायर्स पे ज़्यादा फोकस किया था सिगमंड फ्रॉइड ने। अब एरिक्सन कहते हैं कि स्टेजेस तो होती हैं, स्टेजेस वाला सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हम हर स्टेज को क्रॉस करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर्स नहीं होते, उसमें और ज़्यादा अलग चीज़ें भी होती है, जिसको इन्होंने सेक्सुअल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट के नाम से ज़्यादा फोकस किया था, कि रैदर देन हम ये बोलें कि वो सेक्सुअल स्टेजेस होती है, हम उसको बोलेंगे वो सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है। तो एरिक्सन ने उसी पॉइंट ऑफ व्यू को, फ्रॉइड के पॉइंट ऑफ व्यू को और ब्रॉड कर दिया और बोला कि ये जो स्टेजेस हैं ये सोशल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है। और इन्होंने 8 स्टेजेस दी थी और बोला था कि हर स्टेज को, मैं आपको स्टेजेस दिखा देती हूँ, ये स्टेजेस हैं, तो हमें हर एज में, हर एक पर्टिकुलर एज के बाद ये स्टेजेस हमें क्रॉस करनी पड़ती हैं। और इसके 2 तरीके हो सकते हैं, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, कि उस स्टेज पे हमारा जो डिबेट हमारे माइंड में चल रही होती है या जो हमारे माइंड में कन्फ्यूजन चल रही होती है, वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं कि शुरू में बच्चा कंफ्यूज होता है, जब वो पहली स्टेज में होता है कि मैं ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ, तो वो किस पे ट्रस्ट करता है, किस पे नहीं करता है। फिर आगे ऑटोनॉमी वर्सेस, तो ये जो वर्सेस वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका मतलब है ये इन दोनों चीज़ों के बीच में बच्चा कंफ्यूज है, ये करना है या ये करना है, ऐसे रहना है या ऐसे रहना है। हम अपनी लाइफ की, इन्होंने थ्रू आउट द लाइफ दिखाया है, ये आपका इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज तक, थ्रू आउट द लाइफ हमारे माइंड में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जिससे हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। और हम थ्रू आउट द लाइफ हर एक डिफरेंट स्टेज पे, डिपेंड करता है हम चाइल्डहुड में हैं, फिर हम अपने एडोलेसेंट एज में आते हैं, फिर हम एडल्टहुड में आते हैं तो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर हम मिडिल एडल्टहुड में जाते हैं तो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ऐसे हमारी लाइफ की जो अलग अलग स्टेजेस हैं उसमें हमें हर स्टेज पे अलग अलग टाइप का कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है, और वो हमारी सोशलाइजेशन प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि हम दोनों में से किस साइड जाते हैं। ये जो वर्सेस है, इनमें दोनों में आपस में लड़ाई है, तो हम दोनों में से कौन सी साइड जाते हैं, हम कौन सी चीज़ों को ज़्यादा अपनाते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, ये थ्रू आउट। और कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ में बहुत पॉजिटिवली अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी जाते हैं, हर चीज़ में पॉजिटिव एलिमेंट्स चूज़ करते, और कुछ होते हैं जिनमें बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से उस चीज़ में वो नेगेटिव साइड चले जाते हैं। तो ये अब हम डिटेल में समझेंगे, ये 8 स्टेजेस जो साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के नाम से एरिक्सन ने दी है। तो ये आपके सामने 8 स्टेजेस हैं यहाँ पे। तो पहली स्टेज से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इन्होंने एज भी दी हुई है, साथ में कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया हुआ है, किस चीज़ पे, किस वैल्यू पे वो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड है, और साथ में वो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्या चीज़
माइंड में चल रही होती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो पहला जो स्टेज है उस पर फोकस करते हैं पहले। पहला स्टेज इन्फेंसी में आता है जब बच्चा 0 to 1 ईयर्स का होता है, ठीक है। अब इन्फेंसी के टाइम पे जो फर्स्ट स्टेज इन्होंने बोली है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ में चल रहा है, ट्रस्ट करूं या ना करूं बच्चे के अंदर, ठीक है। वर्चू क्या है यहाँ पे, होप है। होप वर्चू इसलिए है क्योंकि अगर बच्चा ट्रस्ट किस पे करने की बात हो रही है, पहले तो ये बात हो रही है अपने केयर टेकर पे, जो बच्चे की केयर कर रहा है, चाहे वो मदर है, फादर है, उसके अलावा और कोई केयर टेकर है जो बच्चे का ध्यान रखता है। जो छोटे इन्फेंट्स होते हैं, केयर टेकर पे ट्रस्ट करे या केयर टेकर पे ट्रस्ट ना करे, वर्चू यहाँ पे कौन सा डिपेंड है, होप डिपेंड है। अगर तो ट्रस्ट करेगा तो वो बच्चा बहुत होपफुल रहेगा क्योंकि उसको भरोसा होगा अपने केयर टेकर पे, ट्रस्ट बिल्ड होगा। और अगर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा तो वो होपलेस हो जाएगा बच्चा, और आगे जाके भी उसे बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, दैट बेसिक नीड्स सच एज नरिशमेंट अफेक्शन विल बी मेट। यहाँ पे क्या ट्रस्ट करना कि हाँ मेरी नीड्स को पूरा करने के लिए कोई है, जैसे जो केयर टेकर है या पेरेंट्स हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरी नीड्स को पूरा करते हैं। मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना मिल जाता है, जब मैं रोता हूँ तो मुझे अफेक्शन मिल जाती है, मुझे नरिशमेंट मिल जाती है। 1 साल के बच्चे को तो सिर्फ बेसिक नीड्स ही पूरे करने हैं। उसको अगर पूरा इजीली कर पा रहा है, कोई केयर कर रहा है बच्चे की, उसको अफेक्शन दे रहा है, ठीक है, तो उस टाइम वो बच्चे को उस पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और वो बच्चा बहुत होपफुल रहता है कि मेरे पास कोई ऐसा है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर सर्कमस्टेंसेस ख़राब हैं तो वो मिसट्रस्ट हो सकता है और वो आगे जाके और ज़्यादा नेगेटिविटी में डेवलप हो जाता है। तो दिस वॉज योर फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज इज़ 1 to 3 ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड इन्होंने बोला है यहाँ पे, 1 से 3 साल की एज को। यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है एटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट में। एटोनमी का मतलब यहाँ पे है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, एटोनमी, खुद से चीज़ें कर पाना, खुद से कोई काम कर पाना। जब 1 से 3 साल का बच्चा होता है, जैसे वो खुद से चलना सीखता है, बच्चे चलने की कोशिश करते हैं, अपने आप खाने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें खिलाने की कोशिश करते हो तो वो आपसे हाथ से स्पून छीन के खुद कोशिश करते हैं खाने की, हाथ पकड़ के चलवाते हो तो वो खुद भागते हैं। तो यहाँ वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं एटोनमी, मतलब खुद कोई काम कर पाऊँ, मैं किसी पे डिपेंड ना रहूँ, इंडिपेंडेंट रहूँ। और अगर नहीं हो पाता है तो शेम एंड डाउट की फीलिंग आ जाती है। अगर वो बच्चे नहीं ऐसा कर पाते हैं या उन्हें नहीं करने दिया जाता है, यानी कि उन्हें रोक दिया जाता है, तो दे डेवलप द फीलिंग ऑफ शेम एंड डाउट। और यहाँ पे कौन सा वर्चू स्टेक पे है, विल पावर स्टेक पे है। विल पावर, इफ़ द चाइल्ड इज ऑटोनोमस, ही कैन डू द थिंग्स इंडिपेंडेंटली। आप जो केयर टेकर है वो इतना सपोर्टिव है कि बच्चे को इंडिपेंडेंटली कुछ करने में हेल्प कर रहा है, then willpower or determination is the virtue that will be developed in the child. Otherwise the child will always remain in shame and doubt, और बड़ा होके भी क्या होगा कि वो हमेशा हेजिटेंट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि बच्चे के अंदर शेम एंड डाउट जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया, वो ऑटोनोमस नहीं हो पाया। तो जब वो बड़ा हुआ तो कोई भी इनिशिएटिव लेने से पहले या कोई इंडिपेंडेंट काम करने से पहले वो हमेशा सोचता रहता है, हेजिडेंट रहता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ये चीज़ें बाद में बिल्डअप हो जाती हैं और बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। सो डिस्क्रिप्शन में लिखा है डेवलप अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन मैनी टास्क। तो इन दिस केस व्हाट हैपन्स इफ द चाइल्ड इज गिवन दैट इंडिपेंडेंस टू डू समथिंग, वो एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस उसको कई चीज़ों में आ जाती है, वो खुद से कई सारे, तो बच्चे फास्ट लर्नर्स होते हैं, जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जो इंडिपेंडेंटली बहुत सारे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। दोज टाइप ऑफ फीलिंग और विल पावर बच्चे में डेवलप होती है। थर्ड स्टेज, थर्ड इज़ द प्ले स्टेज विच इज़ 3 to 6 ईयर्स। 3 से 6 ईयर्स की एज को इन्होंने प्ले एज बोला है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के बीच में। इनिशिएटिव का मतलब है खुद से कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ के आना, इनिशिएटिव लेना, ठीक है। वर्चू क्या है यहाँ पे, पर्पस। पर्पस, किसी लाइफ में कुछ पर्पस होना, कुछ पर्पसफुल करना, कुछ मीनिंगफुल करना, कुछ करने के लिए रेडी रहना, या हेजिटेट ना होना, डर ना लगना कुछ करने के लिए, कॉन्फिडेंस होना। सो टेक इनिशिएटिव ऑन सम एक्टिविटीज, मे डेवलप गिल्ट व्हेन अनसक्सेसफुल और बाउंड्रीज आर ओवरस्टेप।
अब इनिशिएटिव लेता है बच्चा, जैसे क्लास स्कूल में कई बच्चे होते हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं नई नई चीज़ें करने के लिए, बहुत कॉन्फिडेंस होता है उनमें, वो नए नए प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने में बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वी हैव अ सपोर्ट एट दी बैक, हमारे पेरेंट्स या हमारे केयर टेकर्स या हमारे टीचर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमें एक मौका मिल रहा है कि हम खुद से कोई इनिशिएटिव लें, बेशक वो उसमें फेल भी हो जाए फिर भी वो हमें कभी भी वो नहीं किया जाएगा, मतलब हमें कभी बुरा भला नहीं कहा जाएगा, मोटिवेशन मिलेगी हमेशा, हमें डिस्करेज नहीं किया जाएगा। तो अगर बच्चे को इस स्टेज पे आप इनिशिएटिव लेने देते हो और उसको एनकरेज करते हो तो पर्पसफुल मीनिंग, पर्पसफुल लाइफ डेवलप होती है, वो इनिशिएटिव लेने के लिए हमेशा एक्टिव रहता है, खुश रहता है और लाइफ में हमेशा कुछ नया इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार रहता है, बिकॉज ही नोज़ कि मेरे पीछे सपोर्ट में लोग हैं और अगर मैं फेल भी होता हूँ तो वो फेलियर से डरता नहीं है, ठीक है। दैट काइंड ऑफ पीपल आर बिकम एंटरप्रेन्योर्स जो बनते हैं, जो इनोवेशंस करते हैं नई नई तरह की, तो वो इस तरह का जो जिनका हमेशा से एनवायरनमेंट रहा है, जिनको इस तरह की सपोर्ट मिली है। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर सपोर्ट नहीं मिलती है तो बच्चे के अंदर गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है। गिल्ट वाली फीलिंग में क्या होता है कि वो हमेशा अपनी बाउंड्रीज़ को ओवरस्टेप करने में डरता है, उतने ही कंफर्टेबल जोन में रहता है जिसमें वो कभी फेल ना हो, कुछ नया करने से डरता है, रिस्क लेने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे तो सपोर्ट नहीं मिलेगी, मुझे मना किया जाएगा, हमेशा मुझे डांट पड़ेगी, तो वो गिल्ट फीलिंग लाइफ टाइम उसको परेशान करती है। सो दिस इज़ योर थर्ड स्टेज। नेक्स्ट इज द स्कूल एज 7 to 11 ईयर्स। स्कूल एज आ जाती है 7 to फॉर्मल स्कूलिंग की जो एज होती है। इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे काम करना है, लेबर है, मेहनत से काम करना, खूब मन लगा के कुछ काम करना, ठीक है। कॉम्पिटेंस को बिल्ड करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। स्कूल एज में बच्चा जाता है, उसको कई सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, टीचर्स फैसिलिटेट कर रहे हैं, स्कूल एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि उसको मौका मिल रहा है अपनी कॉम्पिटेंस को दिखाने का और कॉम्पिटेंस को बिल्ड करने का। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन एबिलिटीज़ व्हेन कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो क्या होता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम उसकी हाई हो जाती है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है और उसको ये ऐसा लगता है कि मैं अचीव कर, अगर मैं चाहूँ तो मैं अचीव कर सकता हूँ। अदरवाइज व्हाट हैपन्स, अगर उसको रोका जाता है, मना किया जाता है, रिस्क लेने से हमेशा और डराया जाता है हमेशा, तो वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है कई बच्चों में, जो सामने नहीं आते, जो हमेशा पीछे रहते हैं, जो खुल के नहीं बोलते, क्योंकि व्हाट हैपन्स अ सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी डेवलप हो जाती है कि हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है या हम इतने केपेबल नहीं हैं। सो यही वाली वो स्कूल एज के टाइम पे ही एक सपोर्ट चाहिए होती है जिसमें आप बच्चे को या तो इंडस्ट्रियस बना सकते हो, मेहनत करे, खूब खूब कॉम्पिटेंट बने, या फिर वो एक इन्फीरियर चाइल्ड बन के रह जाए जो डरे हमेशा और पीछे रहे। नेक्स्ट एज इज़ द एडोलेसेंस विच इज़ 12 to 18 ईयर्स। यहाँ पे आपको पियाजे से थोड़ा डिफरेंट मिलेगा एज, उन्होंने कुछ पियाजे ने यहाँ पे 11 to 21 ईयर्स बोली थी, बट यहाँ पे एरिक्सन ने इसको 12 to 18 ईयर्स बोला है। तो एजेस का थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा, डिफरेंस है सबकी थ्योरीज में। यहाँ पे आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन है, ठीक है। अपने रोल को लेके कि हमारा रोल क्या है एज एन एडोलेसेंस, एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, व्हाट इज़ आवर रोल। सो अपनी आइडेंटिटी डेवलप करना या फिर हमेशा ही कंफ्यूज रहना। ओके, सो इट इज़ द इशू ऑफ फिडेलिटी। फिडेलिटी मीन्स लॉयल्टी, लॉयल्टी टू योर सेल्फ, लॉयल्टी टू अदर्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंट विद एंड डेवलप आइडेंटिटी एंड रोल्स। तो अपने आइडेंटिटी को पहचानने के लिए कितना मौका दिया जा रहा है एक एडोलेसेंस को, उसको कितना सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि एक एडोलेसेंस को टाइम लगता है अपनी आइडेंटिटी सर्च करने में। वो सडनली नहीं, एक ही बार में नहीं एक्सपेरिमेंट करके, वो ट्राई करके नहीं बता सकता कि हाँ मैं यही हूँ। उसको अपनी आइडेंटिटी डेवलप करने में बहुत टाइम लग जाता है, जब तक वो 18, 20, 21 साल का नहीं हो जाता है। एक एडोलेसेंस पीरियड ही चल रहा होता है जहाँ पे वो एडल्ट होते होते उसको समझ में आता है कि एक्चुअली व्हाट इज़ माय आइडेंटिटी। इट टेक्स टाइम, इट डेवलप्स स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब उसमें क्या है, अगर उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उसको सपोर्ट मिलता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, तो आइडेंटिटी सर्च में वो सक्सेसफुल रहता है
अदरवाइज व्हाट हैपन्स कि वो कन्फ्यूजन कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं होता है तो कन्फ्यूजन हमेशा ही रहती है, और वो लाइफ टाइम अपनी आइडेंटिटी को लेके परेशान रहता है कि वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, और किस चीज़ के लिए बना है, किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में ख़राब है, किस चीज़ को लेके वो लॉयल है, किस चीज़ को लेके उसको उसका मन पैशन किस चीज़ में है। तो यही एक स्टेज है जहाँ पे आइदर वो अपनी आइडेंटिटी फिक्स कर सकता है, पहचान सकता है, और नहीं तो वो हमेशा ही एडल्टहुड लाइफ तक कंफ्यूज रहता है, बिकॉज उसको उस टाइम इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। सो यहाँ पे आइडेंटिटी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। आइडेंटिटी क्राइसिस नाम से एक वर्ड आपको मिलेगा एरिक्सन की थ्योरी में। आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को पहचानने में उसको टाइम लगता है, एडोलेसेंस। देन कम्स अर्ली एडल्टहुड। ये एज इन्होंने दी है 19 to 29 ईयर्स। जब हम शुरू में जब एडोलेसेंस एक एडल्ट बनता है, यंग एडल्टहुड होता है जो, वहाँ पे अब नेक्स्ट जो इशू आता है वो आता है इंटीमेसी और आइसोलेशन का। क्यों? क्योंकि ये वाली जो एज होती है, दिस इज़ मैरिजेबल एज जिसको हम यूजुअली कहते हैं, मैरिजेबल एज होती है या एक कंपेनियनशिप की एज होती है। ये वो वाली स्टेज होती है जब एक कंपेनियन की ज़रूरत होती है, ठीक है। उस टाइम पे वो किसी के साथ इंटीमेट यानी कि क्लोजनेस बिल्ड कर पा रहा है, कोई ऐसा है जिस पे वो इतना भरोसा करता है कि वो उस पर ट्रस्ट कर रहा है, उसके साथ लॉयल है, और उसके साथ अपनी चीज़ें शेयर करता है। एडजस्टमेंट तो प्रॉब्लम नहीं आती है उसके साथ, कोई ऐसा फ्रेंड है उसका। अगर नहीं तो वो लाइफ टाइम एक आइसोलेशन की फीलिंग हमेशा उसके अंदर रहती है, बिकॉज वो यहाँ पे इंटीमेट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? एक तो ये वर्चू यहाँ पे कौन सा स्टेक पे है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, लव और एस्टैब्लिश इंटीमेसी एंड रिलेशनशिप। अब यहीं पे वो अपने फ्रेंड्स और अपने दूसरे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है दूसरों के साथ, और एक इमोशनल इंटेलिजेंस जिसके अंदर ज़्यादा अच्छी होती है, बिकॉज बचपन से ही उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला। अब ये सारी चीज़ें ना पीछे भी डिपेंड करती है। शुरू से उसको ट्रस्टवर्दी पेरेंट्स मिले, केयर टेकर मिले, उसको हमेशा इंडिपेंडेंस मिली अपने काम को खुद करने की, इनिशिएटिव करने के लिए सपोर्ट मिला उसको स्कूल में, घर में एनवायरनमेंट मिला अपनी कॉम्पिटेंस को बिल्ड करने का, आइडेंटिटी फिक्स करने का मौका मिला, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने का। इसीलिए वो अपने आप में एकदम क्लियर है और वो लोगों पे भरोसा करता है, अपने आप में भी, अपनी सेल्फ के ऊपर भी भरोसा करता है, वो अपने आप को जानता है। सो एवरीथिंग इज़ क्लियर, सो ही नोज कि उसके फ्रेंड कौन है, उसके एनिमीज कौन है, ही कैन बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद अदर्स। अदरवाइज व्हाट हैपन्स, अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव हो जाता है, कहीं पे भी सपोज मिसट्रस्ट डेवलप हो गया है बच्चे में, या शेम एंड डाउट या गिल्ट की फीलिंग रह गई है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रह गया है, और आइदर रोल कन्फ्यूजन चल रहा है उसके अंदर, तो वो यहाँ पे भी कंफ्यूज रहेगा एंड ही विल स्टे अवे फ्रॉम पीपल, किसी पे भरोसा नहीं करेगा, कोई रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं करेगा। और ऐसे टाइम पे वो हो जाता है ना कि किसी के साथ मैरिज नहीं करनी, अकेला रहना है, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, या मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, उस टाइप की जो फीलिंग हो जाती है कि अपने आप को अकेला सा आइसोलेटेड समझना, वो वाली फीलिंग फिर डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ द स्टेज जो अर्ली एडल्टहुड वाली स्टेज, जिसको 19 to 29 ईयर्स की एज में होता है। नेक्स्ट इज मिडल एज लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली मिडल एडल्टहुड। मिडल एडल्टहुड आता है 30 to 64 ईयर्स का, क्योंकि उसके बाद तो ओल्ड एज आ जाती है। तो 30 to 64 ईयर्स की वो वाली एज है जब हमारा जो एक करियर सेटअप हो चुका होता है, तब तक ऑलमोस्ट सारे एक स्टेबल करियर में होते हैं, होना चाहिए एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन चलती है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ, एक सेकेंड। तो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन,
जनरेटिविटी का मतलब है कुछ जनरेट कर पाना, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाना सोसाइटी के लिए, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर पाना चीज़ों को लेके, रिस्पॉन्सिबल होना, कंट्रीब्यूट करना, लोगों की हेल्प करना, केयर करना, हमेशा मदद के लिए तैयार रहना. सो यू आर जनरेटिंग समथिंग, आपके पास कुछ है जिसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो. अदरवाइज स्टैग्नेशन रह जाता है, मीन्स कि आप पहले से ही अपने आप में ही इतना परेशान हो कि आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हो, आप कहीं पे किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, आप कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, आपको कुछ नहीं, अपने में ही जो है उसमें ही परेशान हो, तो स्टैग्नेशन आ गया है, एक ही जगह पे अटक गए हो. यू आर नॉट जनरेटिंग एनी मोर, यू आर देयर ओनली, और उसी में आप परेशान हो, अपने आप में ही एब्जॉर्ब्ड हो, अपनी प्रॉब्लम्स में ही. तो इस तरह की जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे जो वर्चू विच इज़ एट स्टेक इज केयरिंग फॉर अदर्स. सो कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली. तो अगर आप देखो यहाँ पे जिनका हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, दे यूजुअली कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी ऑल्सो, दे हेल्प अदर्स, दूसरों की भी हेल्प करते हैं, अपनी फैमिली में खुश होते हैं, दे हैव गुड रिलेशनशिप विद अदर्स, सबके साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं हेल्प करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए. तो जनरेटिविटी शो होती है, दे आर वेरी जेनरस काइंड ऑफ पीपल. ओके, एंड अदरवाइज व्हाट हैपन्स, क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा रहा, स्टार्टिंग से इस तरह का सपोर्ट नहीं मिला, एनवायरनमेंट नहीं मिला, भरोसा नहीं हुआ, सो दे आर एब्जॉर्ब्ड इन देयर ओन प्रॉब्लम्स. सो दे आर नॉट वेरी जेनरस, बहुत ही जैसे चिड़चिड़े टाइप के जो लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं आता, दे आर नॉट वेरी हेल्पफुल, किसी की केयर ना करना, अपने सेल्फिश मोड में ही रहना हमेशा, या सिर्फ अपने बारे में ही फोकस्ड होना, तो फिर उस टाइप का बिहेवियर शो होने लग जाता है, बिकॉज दे आर नॉट वेरी हैप्पी. वो अपने आप से ही, अपनी लाइफ से ही हैप्पी नहीं है, तो वो दूसरों की हेल्प क्या करेंगे. तो उस टाइप से यहाँ पे बिहेवियर शो होता है. आइदर यू आर जेनरस और यू आर स्टेगनेंट, कि एक ही जगह पे रुक गई है आपकी लाइफ और आगे आप कुछ नया नहीं देख पा रहे. लास्ट वन इज ओल्ड एज. 65 ऑनवर्ड्स है, 65 ऑनवर्ड्स या 60 आप कह सकते हो. इसमें एज का कोई इतना ज़्यादा फिक्स नहीं है, आप 60 ऑनवर्ड लेके चलो. जब हम रिटायर हो जाते हैं तो पूरा साल, पूरी ज़िंदगी हमने बहुत चीज़ें अचीव करी, हम बहुत खुश रहे, हमने बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स थे, हमें काम में बहुत अप्रिसिएशन मिली, हमारी वर्क लाइफ बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था. तो व्हाट हैपन्स, वी हैव बिल्ट एन इंटीग्रिटी. अपने आप में हमें एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आ रही है, एक इंटीग्रिटी है, अपने ऊपर प्राउड है, सब चीज़ें कंप्लीट लग रही हैं कि हमने जो करना था अपनी लाइफ में वो अचीव करा, अपना हाईएस्ट पोटेंशियल तक हमने काम करा, जितना हम हेल्प कर सकते थे करी, जितना अचीव कर सकते थे. तो दैट इज़, आपको एक कंप्लीटनेस की फीलिंग, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ रही है, दैट इज़ व्हाट इज़ इंटीग्रिटी. अदरवाइज क्या हो रहा है नेगेटिव साइड पे, डिस्पेयर यानी कि सैडनेस. तो विजडम आ जाती है, विजडम वर्चू है यहाँ पे. विजडम मीन्स कि ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, यू हैव बिकम अ वाइज पर्सन, आपने पूरी लाइफ टाइम अपना जो कर सकते थे वो करा, जो चीज़ें सीख सकते थे वो सीखी, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करा, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने अदर रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करा, आपने भी सीखा. यू हैव ऑल्सो लर्न सेल्फ एक्चुअलाइज, यू हैव अचीव्ड द विजडम. अदरवाइज अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, कुछ अचीवमेंट फील नहीं, ऐसा लगता है कि हम लाइफ टाइम कुछ नहीं कर पाए, एक पछतावे वाली फीलिंग जो रह जाती है, रिग्रेट रह जाता है, देन यू डू नॉट हैव द विजडम, यू रिग्रेट. उसी रिग्रेट को ये डिस्पेयर बोल रहे हैं कि ये वो वाली स्टेज है लास्ट में जहाँ पे कोई अपनी पूरी लाइफ टाइम को जब देखता है सोच के बैठ के, तो आइदर तो वो बहुत खुश हो सकता है कि मैंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी, अदरवाइज़ वो हमेशा पछतावे में या रिग्रेट में रहता है कि काश मैंने ऐसा किया होता, या काश मुझे इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिली होती, या काश कोई मेरे साथ होता, दैट टाइप ऑफ फीलिंग. तो यहाँ पे आइदर इंटीग्रिटी और डिस्पेयर. तो असेस एंड मेक सेंस ऑफ लाइफ एंड मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन, अपनी लाइफ का सेंस बनाते हैं बैठ के, हमने क्या किया क्या नहीं किया, और जो कंट्रीब्यूशंस आपकी रही पूरा लाइफ में दूसरों के लिए, अपने लिए, सोसाइटी के लिए, वो सारी चीज़ों को असेस करके
तो फाइनली दिस स्टेज जो होती है, यहाँ पे हमें आइदर वी आर हैप्पी और सैड, और वी फील कि हम खुश हैं, प्राउड हैं या नहीं हैं। तो ये आपकी लाइफ टाइम, ऐसे इन्होंने एरिक्सन ने क्या करा था, लाइफ टाइम को 8 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया और बोला कि पूरी लाइफ में हमें इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं और अपनी लाइफ में हम पूरा टाइम इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट से जूझते रहते हैं, और ये समझने में हमारी लाइफ निकलती रहती है कि हमें कैसे अपने आप के अंदर पॉजिटिव फीलिंग या नेगेटिव फीलिंग बिल्ड करनी है। तो जो कर पाते हैं पॉजिटिव फीलिंग, उनकी सारी चीज़ें पॉजिटिव और बहुत अच्छी लाइफ रहती है सोशलाइजेशन के थ्रू, और अदरवाइज नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें आगे भी बिल्डअप होती रहती है। सो दिस इज़ इट, वी हैव फिनिश्ड विद द थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। आई होप आपको थ्योरीज क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो से हम अब कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो सोशलाइजेशन पे आते हैं। तब तक आप ये वीडियो को ढंग से समझिए, और अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ सोशलाइजेशन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।